मित्रों नमस्कार। हाल ही के दिनों में एक विषय काफी चर्चा में रहा और यह है सिविल मैरिज एक्ट 1900। जी हाँ, है तो यह पारंपरिक विषय, लेकिन हाल में चर्चा में रहने के कारण इसकी आगामी परीक्षाओं में यानी आने वाले एग्जामिनेशंस में इसकी उपयोगिता बढ़ गई है या आने की संभावना बढ़ गई है। जैसे कि आईएएस प्री की परीक्षाएं, यूपीपीसीएस की परीक्षा या फिर आईएएस मेंस में जो सेकंड पेपर है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, उसमें इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना दिखाई देती है। तो आज हम इसी विषय को लेकर के आए हैं और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों रहा है। तो आप सभी उत्तराखंड के मामले को तो सुने ही होंगे कि उत्तराखंड ने अपने यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। ठीक इसी धर्रे पर चलते हुए असम की सरकार ने मुस्लिम विवाह एवं तलाक अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया और कहा कि वे अपने यहां सभी मजहब के लोगों के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही विवाह एवं तलाक के प्रावधान करेगा। तो अब हम इसकी डिटेल में समझते हैं पूरे मुद्दे को कि क्या है। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 44 में दिया गया है, अनुच्छेद 44 में, जो यह कहता है कि पूरे भारत के लोगों के लिए सिविल मैटर्स पे शादी, विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार सक्सेशन के मामले पर एक जैसा कानून हो। हालांकि आज तक यह चीज पूरे भारत में लागू नहीं हो पाई और सभी मजहबों के लोग अपने अपने पर्सनल लॉ से डील होते रहे हैं। जैसे कि हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाइयों के लिए ईसाई पर्सनल लॉ आदि। वहीं सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू पर्सनल लॉ के जरिए ही डील किया जाता है शादी, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामले को। तो खैर यहां पर यह विषय उभरा क्यों? तो जैसा कि मैंने बताया कि असम सरकार ने मुस्लिम विवाह एवं तलाक अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है और साथ ही साथ कहा है कि वह आने वाले समय में असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो लागू करने में सबसे बड़ी बाधा है वह विवाह और तलाक के मानकों को लेकर के ही रहा है। और जाहिर सी बात है, जब असम ने स्पेशल मैरिज एक्ट लागू कर दिया है तो इस बड़े मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम या ईसाई जो भी हैं, ये सभी अपने पर्सनल लॉ से डील हो रहे थे। तो इनके धार्मिक रीति रिवाज इनके पर्सनल लॉ पे हावी थे और इन्हीं धार्मिक रीति रिवाजों से ये विवाह और तलाक के मानक तय करते थे। खैर, ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट को लाया गया था 1954 में। हालांकि ये पर्सनल लॉ भी बने रहे और स्पेशल मैरिज एक्ट भी उसी के साथ पैरेलल बना रहा है। तो क्यों लाया गया स्पेशल मैरिज एक्ट, इसकी जरूरत क्या थी, इस पे जरा सा हम चर्चा कर ले। तो फिर हम इसके प्रावधानों या प्रोविजंस को पॉइंट वाइज समझेंगे शॉर्टकट में, जो कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहली चीज कि जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने देखा कि भारत में कोई इकट्ठा कोई संप्रभु राजा या सोवरेन रूलर एक जैसा अपने सिटीजन्स पे कोई लॉ नहीं बना रखा है। हिंदुओं के विवाह तलाक के अलग नियम थे, मुसलमानों के अलग थे और सभी संप्रदायों, यहां तक कि क्षेत्रीय आधार पर भी शादी विवाह के नियम और तलाक को लेकर के विविध कानून मौजूद थे, जो कि लोकल परंपराओं से या ट्रेडिशन से, कस्टम से डील होते थे। यानी कस्टमरी राइट्स जैसी चीजें निकल के आई थी कम्युनिटेरियन राइट्स के रूप में। इसी विसंगति को दूर करने के लिए 19वीं सेंचुरी में ही अंग्रेजों ने सिविल मैरिज एक्ट ले आया। किस लिए लाया? क्योंकि भारत में जब उनका राज्य स्थापित हो गया तो उन्होंने सोचा कि देश के सभी नागरिकों को एक जैसी न्यायिक प्रणाली के भीतर बाध्य किया जाए ताकि सबको एक समान न्याय प्राप्त हो सके, प्रत्येक इंडिविजुअल्स को यानी एवरी इंडिविजुअल्स को एक जैसा जस्टिस प्राप्त हो सके, जो किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट, किसी रिलीजन के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो या जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो। तो इसीलिए सिविल मैरिज एक्ट 19वीं सेंचुरी में लाया गया। साथ ही साथ उसी दौरान, क्योंकि जाहिर सी बात है 1857 का रिवोल्ट हुआ था और हम भारतीय लोग अपने रिलीजन और कल्चर को अधिक महत्व देते हैं, तो इस सिविल मैरिज एक्ट को सॉफ्ट वे में लागू किया गया। और जबकि हिंदू और मुसलमानों को जो इनके अपने कल्चरल तरीके हैं उनको भी लेजिटिमाइज करके पर्सनल लॉ को जन्म दिया गया 1840 के बाद। इस पे हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं या आप इस विषय से परिचित होंगे।
तो अब यही चीज आगे बढ़ी और 1947 में देश आजाद हो रहा है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात डीपीएसपी आर्टिकल 44 में की गई, जैसा कि आप सभी जानते हैं। किंतु पूरे भारत को जोड़े रखना उस समय बड़ा ही मुश्किल था, या सभी देशी रियासतों को ही मिलाना था। तो सरकार नहीं चाहती थी कि सिविल मैरिज एक्ट को सब पे थोपा जाए। तो पुराना वही पर्सनल लॉ चलते चला आया, सभी धर्मों का अपना पर्सनल लॉ, और उसी से सिविल मैटर्स डील होते रहे। हालांकि फौजदारी के मैटर, क्रिमिनल मैटर्स के लिए एक लॉ मौजूद था। इसी बीच स्टेट ने भी तय किया कि जिस प्रकार ये सभी कम्युनिटीज अपने कल्चरल और रिलीजियन मान्यताओं के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने शादी विवाह और तलाक के मामले डील करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आगे चल के देश में बंटवारे की संभावना भी हो सकती है, या डिस्क्रिमिनेशन आगे चल करके जब इनजस्टिस में बदलेगा तो इंटरनल रिवेल या रिवोल्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या राज्य जब सभी मामले डील कर रहा है तो शादी और विवाह के मामले नहीं डील कर सकता? तो बस इसी उद्देश्य से सॉफ्ट मैनर में, यानी पतली गली से स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट कुछ और नहीं है, जो सिविल मैरिज एक्ट पुराना चल रहा था सॉफ्ट तरीके से कि केवल इंडियन सिटीजन्स इसके तहत शादी और तलाक का मामला सुलझा सकते हैं, उसी चीज को यहां लागू किया गया। तो अब देखिएगा अमेंड करके इसे लागू किया गया। तो अब हम देखते हैं क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान 1954 के, वही सिविल मैरिज एक्ट जो कि अमेंड करके 1954 में आ रहा है, और वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। तो सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं, इसके पॉइंट्स को सिंपल तरीके से समझेंगे और फिर आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि यह कितना न्यायपूर्ण कानून है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते को कैसे आसान बनाता है। तो सबसे पहला जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। ध्यान रखेंगे, वह भारतीय नागरिक चाहे भारत के भीतर रहता हो या भारत के बाहर रहता हो, उसको इस मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने का अधिकार है। यानी कुल मिलाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट की जो एलिजिबिलिटी है भारत तय कर रही है। भारत की सरकार तय करेगी कि कैसे कोई लड़का किसी लड़की से यदि प्रेम करता है या चाहता है तो विवाह कर सकता है, बिना किसी धार्मिक जातिगत रीति रिवाजों की आड़ लिए हुए है। तो आप मुद्दे को समझ गए होंगे, और उसकी धार्मिक मान्यताएं बाध्यता नहीं डालेंगी। कास्ट या रिलीजन के जो कस्टम्स हैं वे बैरियर नहीं क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, दूसरी चीज, इसी को एक्सटेंड किया गया। सेकंड पॉइंट अगला इंपॉर्टेंट है कि यह एक्ट धर्म के हिसाब से कार्य नहीं करेगा, बल्कि सभी के लिए बराबर होगा। यानी कि कोई भी हिंदू लड़का अगर उसको कोई मुस्लिम लड़की पसंद है तो वह उससे विवाह कर सकता है, या मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की पसंद है तो विवाह कर सकता है। आपके पर्सनल लॉ इसमें बाध्यता नहीं डालेंगे। ईसाई लड़के लड़की पसंद है तो उनसे भी आप शादी कर सकते हैं। तो है ना काम की चीज। और जाहिर सी बात है, आजकल जब ओपन सोसाइटी है, स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग्स में लड़के साथ साथ पढ़ते हैं, तो कभी भी किसी से आंख मिल जाता है और इच्छा होती है कि मेरा विवाह इसी से हो। किंतु पारिवारिक बाध्यताएं और उनके सामाजिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं वह दूसरे मजहब या दूसरे जाति के लड़के में विवाह करने पर रोक लगाते हैं। तो प्रायः ऐसे में लड़का जब अपनी इच्छा से पत्नी नहीं प्राप्त करता या लड़की अपनी इच्छा से पति नहीं प्राप्त करती है तो दोनों घुटन के शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी तो मैरिटल रेप्स जैसी स्थिति देखने को मिलती है, और महिलाएं या लड़कियां आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती हैं, या फिर लड़का भी आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है जब उसका परिवार उसे बाध्य करता है कि अपने ही समूह में विवाह करो। तो ये चीज हो गया। यानी जाहिर सी बात है, हमारे कस्टम्स रीति रिवाज इसमें बाध्यता नहीं खड़ा करेंगे। सब भारत सरकार आपका रक्षक होगा। यदि दूसरे जाति या दूसरे मजहब के लड़के या लड़की से विवाह कर रहे हैं तो ना ही उनका पर्सनल लॉ बाध्यता खड़ा करेगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन इसमें बाध्यता नहीं खड़ा कर सकता। अब तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वही चीज कि यदि कोई भारतीय विदेशों में भी रह रहा है तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री के पॉइंट से आप नोट करते चलेंगे। फिर क्या फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट में इसमें डाला गया कि कोई भी लड़का लड़की जो विवाह करना चाह रहा है उसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और लड़के की मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 ईयर्स। यानी 18 ईयर्स की गर्ल और 21 ईयर का जो मेल है
यही अप्लाई कर सकते हैं शादी के लिए। जबकि पर्सनल लॉस क्या है, जैसा कि आप असम वाला लेक्चर जरूर सुनिएगा मेरा, कि कैसे मुस्लिम विवाह एवं तलाक अधिनियम 1935 को खत्म किया गया है। तो उसमें मैंने बताया है कि मुस्लिमों में शादी विवाह की कोई निश्चित उम्र नहीं है, यानी चाहे तो 14 साल की लड़की की शादी 60 साल के बुजुर्ग से भी हो सकती है या 70 साल के बुजुर्ग से हो सकती है, और राज्य को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये चीजें यहां पर ध्यान रखा गया है कि ऐसा ना हो कि दादा की पोती जैसी उम्र की लड़की से शादी हो या किसी लड़की को अपने दादा की उम्र के लड़के से शादी करना पड़े। तो ये डिफरेंसेस खत्म कर दिया गया है, ये भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। यानी 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होगा तो ही विवाह के बंधन में बन सकते हैं। हालांकि 18 साल की लड़की को यदि 60 साल का कोई व्यक्ति पसंद है तो जाहिर सी बात है शादी करने से आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन यहां पर आप मैच्योर हो चुकी होती हैं अपना निर्णय खुद लेने के लिए। तो उम्र वाला मामला आप समझ गए हैं। अब अगली चीज देखें, फिर अगला क्या कहा गया है कि दोनों ही व्यक्ति जो शादी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष, वे मानसिक रूप से सक्षम होने चाहिए। यानी कि यदि कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है, मेंटली डिसेबल्ड है, तो उसको इस शादी के कानून के अंतर्गत शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, परमिशन नहीं दी जाएगी। तो 5th पॉइंट समझ गए। अब आते हैं 6th पॉइंट को। 6th पॉइंट पे कहा गया है कि लड़के या लड़की दोनों अलग अलग सेक्स के होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि मेल मेल के साथ शादी करने के लिए आवेदन कर दे या फीमेल फीमेल के साथ शादी करने के लिए आवेदन कर दे। तो फिलहाल जो स्पेशल मैरिज एक्ट का ये जो 6th पॉइंट है, ये अभी भी डिस्प्यूटेड चल रहा है, क्योंकि आप हाल की घटना में सुने होंगे कि कानपुर की एक शिक्षिका ने अपनी ही विद्यार्थी लड़की से विवाह कर लिया, या इसी तरीके की समलैंगिकता के दूसरे मामले भी आपने सुने होंगे कि पुरुष पुरुष के बीच शारीरिक संबंध है, महिला महिला के बीच शारीरिक संबंध है। तो इसको लेकर के जो सेम सेक्स ग्रुप है वह लड़ाई लड़ रहा है कि क्यों इसमें अलग अलग सेक्स ही होना चाहिए, सेम सेक्स में भी शादी करने की इजाजत होनी चाहिए। फिलहाल अभी इनकी लड़ाई जारी है। नेक्स्ट हम आते हैं 7th पॉइंट पे, जो इंपॉर्टेंट है। तो 7th पॉइंट क्या कह रहा है कि शादी करने से पहले आपको एक काम करना होगा कि कम से कम 30 दिन पहले आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप जिस लड़की से पसंद करते हैं वो लड़की और आप दोनों मिलकर के एक एप्लीकेशन देंगे शादी के लिए। अब क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन देंगे कहां? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। कितने दिन पहले? कम से कम 30 दिन पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें, तभी आपकी शादी स्वीकार्य होगी। तो 30 दिन पहले आप आवेदन कर सकते हैं। अब उसके बाद 8वां क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोर्ट को आप नोटिस भेजेंगे या अप्लाई करेंगे तो कोर्ट उसको अपने डिस्प्ले बोर्ड पर उस नोटिस को प्रकाशित करेगा, ध्यान रखेंगे, और 30 दिन वहां पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा क्या कह रही है, प्रकाशित क्यों किया जा रहा है कि यदि किसी को आपत्ति है तो वो आकर के आपत्ति दर्ज कर सकता है। मानिए लड़की के घर वाले को आपत्ति है या लड़के के घर वाले को आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। साथ ही साथ इसी पॉइंट में ही 8 में ही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लड़का या लड़की है वो किसी कोर्ट में यदि अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिस अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक व्यक्ति को, लड़के को या लड़की को, 1 महीने पहले से निवास रहना चाहिए। यानी उदाहरण के तौर पे समझ लें तो यदि आप देवरिया के हैं या लड़की भी देवरिया की है तो ऐसी परिस्थिति में आप लखनऊ की कोर्ट में विवाह का आवेदन नहीं कर सकते हैं, देवरिया में ही करना होगा। और यदि मान लीजिए उसी देवरिया के लड़के लड़की जो कि भाग करके शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उसमें से कम किसी एक को लखनऊ में 1 महीने पहले से निवास करता होना चाहिए, तभी लखनऊ कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगी। अक्सर प्री में जब पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो यही पॉइंट गड़बड़ कर सकता है। तो इसको बहुत गौर से समझ लिए होंगे आप। अब इसके बाद अगली चीज क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि इस नोटिस बोर्ड को 9वां पॉइंट डिस्प्ले किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बोर्ड पे। क्यों किया जाएगा कि किसी रिश्तेदार को अगर कोई शिकायत है तो आकर के कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट 10वीं चीज क्या आप कही जा रही है इंपॉर्टेंट है, यदि मान लीजिए 30 दिन के भीतर कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना विवाह कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे,
इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको और लड़की को, या लड़की है आप अगर देख रही हैं तो आपको और लड़के को दोनों को सिग्नेचर करना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में। कहां से शादी होगी? मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से। फिर इसमें अगला पॉइंट क्या डाला गया है, 11वां पॉइंट, कि जब आप विवाह कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में आप दोनों पति पत्नी हैं, इसके लिए कम से कम आपको 3 गवाह ले जाने पड़ेंगे, विटनेसेस जरूरी हैं। और इन तीनों विटनेसेस को जो मैरिज ऑफिसर है वह वेरीफाई करेगा कि हां जो गवाह आप ले आए हैं वे भी भारत के नागरिक हैं और वे आपको जानते हैं। तो ये वेरीफाई 3 गवाहों की जरूरत होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो 3 गवाह आप कौन रखेंगे? आप बड़े ही विश्वास पात्र मित्र को रखेंगे, कहीं कि आप जानते ही हैं कि अगर किसी के घर वालों को पता चल गया तो मामला गंभीर हो सकता है। तो भरोसेमंद का अपना दोस्त या सहेली रख सकते हैं। अब देखें अगली चीज इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, 12वां पॉइंट। इसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति विवाह कर रहा है उस व्यक्ति को इसके तहत तलाक का भी उसके तहत यह कहा गया है कि पूर्व में उसका कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए, यानी कि कुंवारे लड़के लड़कियां ही इसके तहत आवेदन कर सकते हैं, या फिर विधवा या विधुर ही इसके तहत आवेदन कर सकते हैं, या फिर तलाकशुदा आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मेरी पत्नी है, मैंने उसको तलाक नहीं दिया है, तो आप में से जो भी लड़की देख रही है यदि मुझसे शादी करने की इच्छुक है या मैं उससे शादी करने का इच्छुक हूं तो यह विवाह मान्य नहीं होगा जब तक कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे देता। या मान लीजिए मैं लड़की हूं तो जब तक मैं तलाक नहीं दे देती हूं अपने पति को तब तक आप में से कोई लड़का देख रहा है तो उससे मैं विवाह नहीं कर सकती हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब अंतिम पॉइंट क्या है, यानी कि 13वां जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ रहा है वो ये है कि इसके तहत तलाक का भी आवेदन किया जा सकता है डाइवोर्स के लिए। मान लीजिए आप भाव में आकर के शादी कर लिए, 2-3 साल साथ रहे और उसके बाद आपकी इच्छा नहीं हुई, जीवन साथी नहीं समझ में आया, तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं अपनी पति या पत्नी से। हालांकि दोनों के बीच में सहमति होनी चाहिए। यदि सहमति नहीं है तो कोर्ट निर्णय करेगा कि तलाक कितना जायज है और आपको जो दूसरा पक्ष है उसको कितना कंपेंसेशन देना है कि नहीं देना है, ये सब कोर्ट तय करेगा। तो ये हुआ सिविल मैरिज एक्ट का मॉडर्न फॉर्म, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो जाहिर सी बात है आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। यदि आप अपने किसी फ्रेंड से करते हैं प्यार तो हो जाइए विवाह के लिए तैयार स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, और भारत का कोई भी पर्सनल लॉ आपके मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। यदि आप एडल्ट हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ले जाइए और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हिंदू या मुस्लिम होने का उसमें कोई भी महत्व नहीं है या ऐसी परंपराओं को मान्यता नहीं दी जाइए। तो खुश हो जाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अन्य मुद्दों को मैं आपके बीच लेकर के आता रहूंगा। साथ ही साथ ऑप्शनल फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी के भी बैचेस चलेंगे इसमें।